कहानियों, लोक कथाओं और फिल्मों में चुड़ैल को अक्सर एक ऐसी आत्मा के रूप में दिखाया जाता है जो किसी अन्याय, धोखे या दर्दनाक मौत के कारण शांत नहीं हो पाती। वह बदला लेने इसलिए आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मृत्यु के पीछे किसी का दोष है, जैसे किसी ने उसे धोखा दिया, मारा या अपमानित किया हो। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह उस अन्याय का बदला न ले ले या उसे न्याय न मिल जाए। यह विचार असल में इंसानों के डर, अपराध बोध और न्याय की चाह को रूपक के रूप में पेश करता है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं सत्यव्यास का बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक उपन्यास जिसका नाम है उफ कोलकाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर, जिसका नाम है सन्नाटा। राजीव गोरी रंगत का कसरती लड़का था। कद उसका 6 फीट के आसपास को छूता था। पढ़ने में भी अच्छा लड़का था और फर्स्ट ईयर में रुद्र के बाद पूरे कॉलेज में दूसरे स्थान पर था। यही कारण था कि उसे इस साल रुद्र के साथ ही कमरा मिला था। रुद्र अक्सर चेतन और सिद्धार्थ के साथ ही रहता था। इस कारण भी उसे अपने कमरे में अकेले रहने और पढ़ने का वक्त मिल जाता था। मगर इन गुणों के साथ ही उसमें एक अवगुण भी था। वह नाड़े का ढीला और वादे का कमजोर था। लड़कियों को बरगलाकर, फुसलाकर, झूठे वादे कर वह बिस्तर तक ले आता था। लेकिन उसकी कारगुजारियां या तो बाहर किसी दोस्त के अकेले कमरे पर होती या फिर किसी होटल के कमरे में। वह किसी रोज हॉस्टल के कमरे में भी ऐसी हिमाकत करेगा, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। यह बात भी तब जाहिर हुई जब रुद्र उस दोपहर चेतन और सिद्धार्थ के कमरे में आया। सिद्धार्थ उधर खिसको ना भाई, रुद्र ने सिद्धार्थ के बिस्तर पर पसरते हुए कहा। साले, हम सुबह से उठे हुए हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो। सिद्धार्थ ने कहा। सुबह से उठे हो कि रात भर सोए ही नहीं? रुद्र ने तंज किया। एक ही बात है, सिद्धार्थ ने कुनमुनाते हुए कहा। और रात भर कौन सा बीन बजाए हो, हम जानते नहीं हैं क्या? रुद्र ने कहा। सोने दो यार, सिद्धार्थ ने खींचते हुए कहा। तुम बताओ बे इसके वजीर, कहाँ गया था राजा तुम्हारा? रुद्र ने चेतन की ओर देखकर कहा। जानते तो हो, फिर क्या पूछना है? चेतन ने टालने के लहजे में कहा। मतलब वही बिना शक्ल की लड़की के पीछे? हाँ, चेतन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो तुम भी तो रात को इसके साथ थे, तुम भी तो देखे होगे। कहाँ साले, रात वाली चाय पीने गए थे, अचानक 3 का घंटा बजा और ये साला पता नहीं क्या देख लिया, बस हमको छोड़ के गाड़ी उठा के भाग गया। क्या देख लिया मैंने? वही थी मोहिनी, सिद्धार्थ ने चादर में से मुंह निकालते हुए कहा। और तुम? रुद्र ने चेतन से पूछा। हमारा क्या? जीवे मेरा भाई, गली गली भौजाई। भाई खुश होता है और बाबा से कुछ नहीं उखड़ा तो हम भी मान लिए कि होगी कोई मोहिनी, चेतन ने कहा। ओह, मतलब कि जैसे जगदीश पांडे वैसा रसूल्ला, ना इनके छान छप्पर ना उनके चूल्हा। रुद्र ने एक ही बात में दोनों को बांध दिया। ए जाओ ना, अपना काम करो, आराम करने दो हम लोगों को। सिद्धार्थ की खींची हुई आवाज आई। काम तो राजीव भाई कर रहा है, आराम करने तो हम आए हैं यहाँ, रुद्र ने दुखी होकर कहा। मतलब? सिद्धार्थ ने चिहुकते हुए पूछा। राजीव की गर्लफ्रेंड आई है, रुद्र ने उदास लफ्जों में कहा। क्या? चेतन और सिद्धार्थ दोनों एक साथ उछल पड़े। हाँ भाई, सबके पास वाद्य यंत्र है, किसी के पास भूत है तो किसी के पास। छोड़ो, जाने दो, रुद्र ने फिर उदासी ओढ़ते हुए अपनी बात पूरी की। बहरहाल उसकी उदासी से किसी को कोई सरोकार नहीं था। मुद्दे की बात यह थी कि कोई लड़की हॉस्टल में थी। लड़की यहाँ हॉस्टल में? चेतन ने मुंह खोलकर आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई, और तुम वहां सेफ पैसेज देकर यह दिमाग चाट रहे हो? सिद्धार्थ ने फौरन बिस्तर छोड़ते हुए कहा। हाँ तो अब क्या करें? अब हमारे सामने ठीक लगेगा क्या? रुद्र ने अपनी परेशानी बतलाई। हाँ साले, तुम तो भसुर ठहरे, कहते हुए सिद्धार्थ ने टी-शर्ट डाली। कहाँ जा रहे हो? रुद्र ने डरते हुए पूछा। खेल भांडने, ऐसा थोड़ी होता है यार। वो क्या कहते हो तुम कि पड़ोसी के घर बरसे और मेरा आंगन तरसे, सिद्धार्थ ने कहा। भाई ऐसा मत करो यार, हम उसको प्रॉमिस किए हैं, रुद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं मेरे दशरथ के हसरत, ये कलयुग है,
यहाँ प्रोमिसेस आर मीन टू बी ब्रोकन। वो भी तो प्रॉमिस तोड़ती है। 20 दिन शमशान के चक्कर मारता हूँ तो एक दिन दिखती है। और फिर चेतन से पूछ, जब आया था तो एक ही गाना रटता था। कौन सा गाना था बे? सिद्धार्थ ने टी शर्ट पहनते हुए ही कहा। वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। चेतन ने उदास होकर भी रेडियो की तरह गीत दोहरा दिया। चल चल, सजन रात बरसात सब दिखाते हैं तुझे आज। सिद्धार्थ ने चेतन को उठाते हुए कहा। जाने दे यार, किसी का प्राइवेट मूवमेंट है, क्या पता कल हो ना हो। चेतन ने सिद्धार्थ को खींचकर बैठाते हुए कहा। उस साले का क्या प्राइवेट मूवमेंट, हर 7वें दिन लड़की बदलता है। यहाँ हम हर 7वें दिन गंजी नहीं बदल पाते। रुद्र ने दुखी होते हुए कहा। अचानक सिद्धार्थ को कुछ याद आया। उसने फौरन ही रुद्र से कहा, बेटा तेरे दरवाजे में होल है ना छोटा सा? हाँ पापा, वही तो एक होल है किस्मत में मेरे। रुद्र ने फिर उदास होकर अभी आधी ही बात की थी कि सिद्धार्थ पाँव में स्लीपर डालते हुए बोला, फिर ठीक है, चल बस झांक कर आते हैं। झांकने पर तो कैकई को दिया हुआ वचन नहीं टूटेगा तुम्हारा। उसके ऐसा कहते सुनकर रुद्र को भी हंसी आ गई। सिद्धार्थ मन से और चेतन और रुद्र बेमन से बाहर निकले। 2-4 कमरे के बाद स्थित रुद्र के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे के छेद में आंखें गड़ा दी। सबसे पहले भीतर रुद्र ने ही झांका। इस साला! भीतर का दृश्य देखते ही रुद्र की सिसकारी निकल आई। क्या हुआ बेटा? सिद्धार्थ ने भी सिसकारी सुनकर पूछा। ये तो कपड़ा उतार दिया पापा। रुद्र ने भीतर आंख गड़ाए हुए ही कहा। किसका? लड़की का? सिद्धार्थ ने आतुरता से पूछा। नहीं भाई, अपना। रुद्र ने भीतर नजर गड़ाए हुए ही कहा। तो साले तुम लड़के का बॉडी देख के इतने एक्साइटेड हो गए, बस इस करने लगे आगे से। कहते हुए सिद्धार्थ ने रुद्र को दरवाजे के पास से हटाया और खुद अपनी आंखें भिड़ा दी। अब की कमेंट्री की बारी सिद्धार्थ की थी। अरे बेटा, लड़की कितना छोटा स्कर्ट पहनी है बे? सिद्धार्थ ने फटी फटी आंखों से देखते हुए कहा। हाँ पापा, इतनी छोटी कि बाहर हवा चले तो स्कर्ट की छतरी बन जाए। रुद्र ने विशेषज्ञ वाली टिप्पणी की। तुम इमेजिनेशन बहुत बढ़िया करते हो राजे, जाओ इधर जाके इमेजिनेशन करो। वैसे तो तुम भसुर हो, तुम्हें पाप लगेगा, हमें देख लेने दो। सिद्धार्थ ने बाथरूम की ओर इशारा करते हुए रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा। इसी हाथापाई में रुद्र का हाथ दरवाजे पर लग गया। खट की एक छोटी सी आवाज हुई और भीतर बंद दोनों शरीर सजग हो गए। लड़की ने खुद को खुद में ही समेटा और बिस्तर के एक ओर आ गई। राजीव हालांकि हॉस्टल के माहौल से परिचित था। वह दरवाजे के पास आया और उसी छेद से बाहर की ओर देखा। सिद्धार्थ और रुद्र दोनों हटकर ओट ले चुके थे, इसलिए उसे कुछ नहीं दिखा, मगर वह हॉस्टल की शैतानियां बखूबी जानता था। इसलिए उसने हैंगर में लगी एक शर्ट दरवाजे में बने उस छेद के आगे लटका दी। बाहर से भीतर अब कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। 2 जवान लोग अब थोड़े डर से ही सही मगर एक हो सकते थे। रुद्र ने ही थोड़ी देर बाद जब आंख लगाई तो उसे आंख के आगे सब काला काला दिखाई दिया। अबे ये तो तंबू तान दिया बे, कुछ दिख ही नहीं रहा साला। रुद्र ने खींचकर कहा। हट तो देखे जरा। कहकर सिद्धार्थ ने भी आंखें गड़ाई, मगर न सिद्धार्थ को कुछ दिखना था ना ही उसे कुछ दिखा। राजीव की इस शातिराना चाल से सिद्धार्थ की खुंदक बढ़ गई। उसे लगा कि उसे दिमाग से हरा दिया गया है, और क्योंकि बल से हराना दिमाग स्वीकार कर लेता है मगर छल से हारना सालता जाता है। इसी खुंदक में उसने अपनी मोबाइल निकाली। चेतन ने पूछा भी कि वह क्या करना चाहता है, मगर चेतन को परे कर उसने राजीव को फोन ही कर दिया। हेलो। उधर से राजीव की धीमी सी आवाज आई। बेटा, ये जो पांडाल लगा दिए हो ना दरवाजे पर, इसे हटा दो वरना बवाल हो जाएगा। सिद्धार्थ ने उबाल खाते हुए कहा। मतलब? राजीव अचकचा गया। मतलब गैंग वैंग चाहते हो? शेम ऑन यू यार, किसी भी लड़की के बारे में ऐसा सोचते हो? राजीव ने बात समझते हुए हिकारत से कहा। बेटा, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, लड़की को तो हम आदर सहित रिक्शे पर बैठा कर आएंगे, अपनी बचाओ। सिद्धार्थ ने रुद्र के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। तुम लोग तो दोस्त हो यार। राजीव ने इमोशनल अत्याचार किया, इसलिए तो कह रहे हैं कि तुम भी थोड़ी सी दोस्ती निभाओ और चिलमन से पर्दा सरकाओ। यार दीदार के भूखे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के इतना कहते ही फोन दूसरी ओर से कट गया। राजीव को उस लड़की से कोई खास जुड़ाव तो था ही नहीं, क्यों राजीव को किसी लड़की से कोई खास लगाव था ही नहीं। वह उसके लिए शरीर भर हुआ करती थी, जिससे गुजरने के बाद वह आगे बढ़ जाया करता था।
सो इस दफा भी उसे कोई दिक्कत नहीं होनी थी। फोन कटे बमुश्किल आधा मिनट ही बीता होगा कि दरवाजे के भीतर खूंटी पर टंगी शर्ट हट गई। सिद्धार्थ ने फिर आंख गड़ाई ही थी कि चेतन का मन इन सब चीजों से फट गया। उसने सिद्धार्थ को खींचते हुए कहा, क्या कर रहा है बे? अच्छा लग रहा है ये सब? वो तो गलत है ही, हम लोग क्या कर रहे हैं? तब तक भी चलो ठीक था, जब तक दोनों को पता नहीं था। अब लड़की को भी पता है। क्या वो नुमाइश की चीज है? चल यहाँ से। कहते हुए चेतन ने सिद्धार्थ को खींचा। सिद्धार्थ को उसकी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, यह तो वो ही जानता था, मगर वो उसके साथ हो लिया। आगे बढ़ते हुए चेतन ने देखा कि रुद्र साथ नहीं है। उसने देखा तो वह अब भी आंख लगाए कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। तेरे लिए अलग से टेंडर निकालना होगा, चेतन ने आवाज लगाई। आ गया यार, एक आखिरी बार, कहते हुए उसने आखिरी कोशिश की। आजा आजा, तेरे लिए भी भगवान ने कुछ इंतजाम किया होगा। क्या फायदा इंतजाम बुढ़ापे में फरमा के। यौवन गए तिरिया मिली, जाड़ा गए रजाई, भूख गए रोटी मिली, किसी काम ना आई। बुदबुदाते हुए वह भी संग हो लिया। राजीव को रात में बाथरूम जाने की बीमारी थी। उसे रात को पढ़ना होता था और पढ़ने के लिए जागना होता था। उसके रात भर जागने की बीमारी के कारण रुद्र चेतन और सिद्धार्थ के कमरे में ही सो जाता था। जागने के लिए राजीव पॉर्न देखता था, जिसके लिए बाथरूम सबसे मुफीद जगह थी। रात के ठीक 12 बजे उसका अलार्म बजता और वह नियम से उठकर 12:15 बजे हाथ में फोन और दिमाग में पॉर्न लिए बाथरूम की ओर चल देता था। लौटकर आने पर वह तरोताज़ा होता और फिर लगातार की पढ़ाई में 3-4 घंटे निकाल देता। इस तरह वह अपना करियर बना रहा था और कोई अलहदा काम नहीं कर रहा था। हॉस्टल जीवन की यह एक सामान्यतर घटना थी, मगर वह जिस तरह के वीडियो देखता था वह सामान्य नहीं थे। वह क्रूर, हिंसक, घोर और बलात्कृत वीडियो होते थे, जो सामान्य इंसान के लिए नहीं बल्कि पाशविक या विकृत मानसिकता को पोषित करने वाले होते थे। उसे ऐसी ही चीजें पसंद थी, मगर वह जानता नहीं था कि किसी को ऐसी ही चीजें पसंद नहीं है। ठीक 12:15 बजे जब राजीव अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने पूरे गलियारे में अजीब सा सन्नाटा देखा। उसे पहले यशरंजन और रवि के कारण काबिज हॉस्टल में व्याप्त डर पर हंसी आई और उसने महसूस किया कि यदि यह डर कायम रहे तो शांति बनी रहेगी और उसकी पढ़ाई ठीक ठाक होगी। यही सोचकर खुद में ही मुस्कुराते हुए और मोबाइल में कोई पॉर्न साइट ढूंढते हुए वह बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। कॉरिडोर में चलते वक्त ही उसने एक बात और भी महसूस की, वह यह कि वह जब जब चल रहा है तो उसके पाँव से पायल जैसी कुछ आवाज आ रही है। वह नहीं समझ पाया कि वह काया अपने दोनों हाथ पीछे किए ठीक उसके पीछे और उससे निश्चित दूरी बनाते हुए उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसने 2-1 दफा रुक कर भी देखा। उसके रुकते ही पायल की आवाज भी रुक जाती। राजीव को 2 दिनों से जुकाम था और इसी कारण वह कुछ ज्यादा ही कफ सिरप पी गया था। उसे एक बार ये लगा कि हॉस्टल में चल रही बकवास और कफ सिरप की खुमारी उसके सिर पर हावी हो रही है। इसलिए उसने बाथरूम जाने से पहले चेहरे पर पानी छिड़कना वाजिब समझा। उसने अपनी मोबाइल वॉश बेसिन पर ही रखा और नल खोलकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसे थोड़ी ताजगी महसूस हुई और डर भी जरा कम हुआ। उसने आगे पीछे मुड़कर बड़ी दिलेरी से देखा और फिर राहत महसूस की, मगर जैसे ही उसने वॉश बेसिन पर रखे अपने मोबाइल पर नजर डाली, उसके काले बंद स्क्रीन पर ही एक चेहरा उभर आया। नसों में झुरझुरी पैदा कर देने वाली रहस्यमय मुस्कुराहट और वातावरण में एक अनायास खिलखिलाहट। राजीव ने फिर से सिर को झटका और अचानक ही छत की ओर देखा, जहां से साए का आभास था, मगर सब गायब। ना कोई चेहरा, ना कोई हंसी। अजीब बात। राजीव चिल्लाया, कौन है? कोई आवाज नहीं। डरावनी चुप्पी। राजीव की बहादुरी अब जवाब दे गई। वह दहशत ज़दा हुआ और बाथरूम की ओर जाने का विचार त्याग दिया। उसे लगा कि आज उसे मोबाइल पर अपने काम की चीज देखने का काम कमरे में ही निपटा लेना चाहिए। सो यही सोचकर वह तेज तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे की ओर लौट आया। दरवाजा खोलते ही ठीक उसके सामने फर्श पर पड़ी एक बिछिया दिखाई दी। उसे आश्चर्य हुआ कि अभी बाथरूम की ओर जाते वक्त तो यह बिछिया नहीं दिखी थी। उसे लगा कि शायद सुबह उसकी जो दोस्त कमरे पर आई थी उसकी बिछिया ही खुल गई हो। कफ सिरप के खुमार में उसे इस बात का ध्यान तो था कि
बिछिया अक्सर शादीशुदा औरतें पहनती हैं, मगर उसे लगा कि संभवतः अब फैशन में यह चलन हो। यही सोचकर उसने वह बिछिया उठा ली और अपनी मेज की दराज में रख ली। राजीव को वह बिछिया नहीं उठानी चाहिए थी। थोड़ी देर खड़े होकर अंगड़ाई तोड़ने के बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मोबाइल में अपने काम की साइट्स ढूंढने लगा। और इस दौरान उसे एहसास भी न हुआ कि उसके पीठ के पीछे दरवाज़ा खुल रहा है। दरवाजे की धीमी ही मगर देर तक धकेलने की आवाज़ हुई, जो ईयरफोन लगा लेने के कारण राजीव सुन भी नहीं पाया। काया बहुत चुपके से कमरे में घुस आई थी। उसके कमरे में आते ही वातावरण एकदम से ठंडा हो गया, मगर राजीव का ध्यान इस ओर इसलिए भी नहीं गया क्योंकि वह मोबाइल पर कुछ विशेष ढूंढने में मुब्तला था। काया उसके ठीक पीछे रखे बेड पर सवार हुई और हाथ और घुटनों के सहारे साल भर के बच्चे की तरह चारों पैर पे चलकर उसके पीछे आई और चुपचाप उसके सिर के ठीक पीछे खड़ी हो गई। काया ने झांक कर देखा कि राजीव क्या देख रहा है। राजीव नहीं देख पाया कि उसके ठीक पीछे कोई आग बैठा है, मगर तभी अचानक राजीव को खुले दरवाजे से ठंडी हवा के आने का अंदेशा हुआ। उसे अपनी गर्दन पर भी किसी की सांसों का अंदेशा हुआ। उसे लगा कि वह कमरे में अकेला नहीं है। उसे ठीक ठीक याद था कि उसने दरवाज़ा बंद किया था। वह पीछे मुड़कर देख पाता, इससे पहले उसने देखा कि चल रहे उसके रेडियो में घरघराहट आने लगी। एफएम कोई अज्ञात घरघराहट बजाने लगा। उससे तंग होकर राजीव अभी रेडियो बंद करने जा ही रहा था कि रेडियो शांत पड़ गया और उसके गर्दन पर किसी के सांसों की आवाज़ तेज हुई। अब की दफ़ा राजीव समझ पाया कि उसके ठीक पीछे कोई हल्के हल्के हंसते हुए सांस ले रहा है। वह यही जांचने के लिए पीछे मुड़ा और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके ठीक सामने काया का चेहरा था, मुस्कुराता, डराता और फिर गुस्से से अंगार होता काया का चेहरा। देर हो चुकी थी। काया अब उसके सामने नहीं, उसके ऊपर थी। हॉस्टल के गलियारे में अब की फिर थोड़ी बदली आवाज़ में वही भूतिया गीत गूंजने लगा। कौन विधि लिख ले लिलार मोरे देवता, निस दिन ढो अब पहाड़ रे, माई हो जन्मते तरस खाई हम पे, पथरा पफोड़ तू कपार रे। काया ने एक दफ़ा फिर शरीर बदलकर राजीव को चुना था। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। आप सभी का बहुत शुक्रिया।